हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्रिया शर्मा एंड वेलकम टू आर एस कॉर्नर। सो आज हम लेकर के आए हैं साइकोलॉजी सीरीज़ की सेकंड वीडियो को। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था साइकोलॉजी, इसके मीनिंग की डेवलपमेंट किस तरीके से हुई, डिफरेंट इसके फादर्स और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो इसको लेकर के इस्टेब्लिश हुई हैं। ठीक है, अलग अलग रीजंस के बारे में पढ़ा था कि क्यों साइकोलॉजी जो है वो अस्तित्व में आई, क्यों ये डिफरेंट फील्ड बनी। अब आज हम उसकी स्पेसिफिक ब्रांच के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम पढ़ते हैं CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है एजुकेशनल साइकोलॉजी टू परफॉर्म बेटर, टू गिव गुड रिजल्ट्स। ठीक है, जो हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको लाने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का नॉलेज जो है वो टीचर को होना बहुत ज़रूरी होता है। टैट, CTAT, KV किसी भी तरीके का जो हमारे पास में टीचिंग एग्ज़ाम है उसमें साइकोलॉजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ठीक है, जिसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, हमें इसके बेसिक्स को समझना पड़ता है। तो इस वीडियो में और इन वीडियोस में जो हम कवर कर रहे हैं 3 से 4 बुक्स का मटेरियल है, और साथ में कुछ मेरे को चैनल्स अच्छे लगते हैं, उनके वीडियोस को भी मैंने देखा है। तो उन सब का एक मिक्सचर ब्लेंड आपको मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड मिलेगा ताकि आपको याद रह सके। लिंक मैं आपको प्लेलिस्ट का दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही में पिंड कमेंट में। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको विजिट कर सकते हैं इन केस अगर आप देखना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में सबसे पहला टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट हम करेंगे कि कौन कौन से मैथड्स जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। बात करें एजुकेशनल साइकोलॉजी की, 2 टर्म्स से मिलकर के बनी है एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। एजुकेशन की बात करें तो ये 3 टर्म्स का मिक्सचर है, एजुकेयर, एजुसियर एंड एजुकेटम। ठीक है, एजुकेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग अप, यानी कि शिक्षित करना, पालन पोषण करना। जब बच्चा स्कूल में आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो कि एक क्रूड स्टेट में होता है, यानी कि उसको कुछ एक इन्फॉर्मेशन तो होती है लेकिन उसमें डिसिप्लिन का अभाव होता है, बहुत सी चीज़ें जो है वो अभी तक उसको नहीं पता होती है। ठीक है, तो शिक्षक का काम क्या होता है, और स्कूल का एनवायरनमेंट जो है वो उसको मतलब उसका ब्रिंग अप करता है, यानी कि उसको शिक्षित करता है, उसका पालन पोषण करता है, ताकि जो फ्यूचर में हमारे पास में डिज़ायर्ड आउटकम्स हैं वो आ सकें। ठीक है, फिर आता है एजुसियर, टू ब्रिंग फोर्थ। ठीक है, अब उसने टीचर्स का काम जो होता है वो होता है कि कुछ एक इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करवाना। ठीक है, और एनवायरनमेंट के थ्रू जो है उनका एक बिहेवियर जो है वो डिज़ायर्ड डायरेक्शन में ले जाना। नेक्स्ट काम एजुकेशन का होता है कि उनके अंदर जो इंटर हिडन टैलेंट्स हैं, जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, उनको बाहर लेके आना, उसको बोलते हैं एजुसियर, टू ब्रिंग फोर्थ। नेक्स्ट है एजुकेशन, यानी कि टू लीड आउट, नेतृत्व प्रदान करना। अब हमारे पास में 2 बेसिक काम हो गए हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हो गया कि हमने उनको बेसिक लेवल का शिक्षित कर दिया है, उनका पालन पोषण हो चुका है। दूसरा है कि हमने उनके अंदर जो इंटर हिडन टैलेंट्स हैं उनके बारे में उनको जानकारी दे दी है। अब उनको तीसरा काम होता है नेतृत्व प्रदान करना, ताकि जो उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं सरप्लस उनको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके द्वारा कैसे वो एक बेटर पर्सनैलिटी बन सकते हैं, किस तरीके से फ्यूचर में उनके पास में ऑप्शंस हो सकती हैं अपने करियर को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के। ठीक है, तो नेतृत्व प्रदान करना जो है वो एजुकेटम हमारे पास में थर्ड रोल जो है वो रहता है। एजुकेयर, एजुसियर, एजुकेटम, इन 3 टर्म्स का ये ब्लेंड है एजुकेशन। बात करें साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी जैसे कि हमने कल डिटेल में पढ़ा था, इसमें स्टडी ऑफ बिहेवियर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें 4 पर्सपेक्टिव्स को देखा जाता है जब हम बात करते हैं, या तो एजुकेशन की फील्ड हो या कोई और। तो सबसे पहली चीज़ जो उसमें होती है वो होती है बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, कि कोई बच्चा है वो किस तरीके का बिहेवियर कर रहा है, उसके पीछे रीजंस क्या है, काउजेस क्या है। देन एक्सप्लेन बिहेवियर, कि उसके पीछे के कारणों को और जो उसकी रुचियां हैं, अभिरुचियां हैं, उन सबको एक्सप्लेन कर पाना, और उन सब के बेसिस पर प्रेडिक्ट करना बिहेवियर को, कि जो आज के टाइम पे ये बिहेवियर है अगर ये इस तरीके से चलता रहा या इसमें कुछ चेंजेस लाए जा सके तो आगे चल करके क्या सिचुएशन हो सकती है, इसका जो है वो फ्यूचर किस डायरेक्शन में हो सकता है। नेक्स्ट है कंट्रोल बिहेवियर। ठीक है, अगर उसमें जो है वो मतलब कुछ एक हमें चेंजेस चाहिए ताकि डिज़ायर्ड आउटकम आ सके, तो उसके लिए कंट्रोल करना है, किस तरीके से उसको जो है वो चैनलाइज करना है प्रॉपर वे में। ये काम होता है हमारे पास में स्टडी ऑफ बिहेवियर के अंतर्गत साइकोलॉजी में। अब आप गौर से देखिए कि एजुकेशन और साइकोलॉजी के जो हमारे पास में फंक्शंस हैं ना वो आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर किसी टीचर को साइकोलॉजी का नॉलेज है तो वो अपने एजुकेशन से रिलेटेड जो पर्पस है उनको बड़ी ईजीली जो है वो पा सकता है। ठीक है, अब देखिए हम करते हैं एम के बारे में बात सीधी साधारण तौर पर। तो एजुकेशन का एम होता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, मानव के व्यवहार का विकास करना, किस दिशा में, जो उसके अंदर इंटर हिडन टैलेंट्स हैं, सरप्लस जो हमारे पास में डिजायर्ड आउटकम्स हमें चाहिए, उन दोनों को जो है वो प्रॉपर चैनलाइज करके जो है एक पर्टिकुलर तरीके का जो परमानेंट बिहेवियर है, स्थायी व्यवहार जो है उसको लेकर के आना।
ठीक है। और साइकोलॉजी का काम क्या होता है कि मानव व्यवहार के कारणों का अध्ययन करना, ठीक है, कि हमारे पास में जो कोई भी इंसान है वो किसी भी तरीके का व्यवहार कर रहा है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं और आगे उसके क्या रिजल्ट्स रह सकते हैं, किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी उसमें जो है वो मेथड्स को अप्लाई किया जा सकता है, इन सब का अध्ययन जो है वो हमारे पास में मानव व्यवहार के साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में किया जाता है। ठीक है। अब देखा जाए तो मानव व्यवहार का जो विकास है वो सोशल प्रोसेस है, यानी कि ग्रुप में रह करके होता है, चाहे क्लासरूम एनवायरनमेंट हो चाहे बाहर हो। जब हम इंटरेक्ट करेंगे किसी के साथ में, कम्युनिकेशन होगा हमारा, तभी जो है वो हमारे पास में ह्यूमन बिहेवियर की डेवलपमेंट होगी। वहीं पर दूसरी तरफ अगर साइकोलॉजी की बात करें तो इसमें जो है वो क्या किया जाता है कि मानव का व्यवहार तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसको रिफाइन किया जाता है, उसमें संशोधन किया जाता है, ताकि उसके रिजल्ट्स और आउटकम्स जो है वो हमारे पास में डिज़ायर्ड जिस तरीके के चाहिए हमें, या जिस तरीके के होने चाहिए, जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हम कर सकते हैं किसी को बेस्ट पर्सनैलिटी बनाने में, उसकी दिशा में जो है वो काम किया जाता है। ठीक है, ये इसका एम रहता है। अब देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी जब इकट्ठी हो जाती है तो उसके बाद में क्या रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो हमारे पास में एम रहता है वो आता है टू डराइव डिजायर्ड परमानेंट ह्यूमन बिहेवियर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मानव व्यवहार में अपेक्षित, यानी कि जिसकी हम अपेक्षा करते हैं कि इस तरीके का इंसान ये बन सकता है, इस तरीके की इसकी क्वालिटीज़ हैं, तो ये चीज़ आगे चल कर के इस वे में जो है वो एक प्रोडक्टिविटी जो है वो ला सकती है। ठीक है, तो उस अपेक्षित दिशा में स्थायी विकास करना, इन द सेंस कि अगर हम उसमें कोई चेंजेस लेकर के आते हैं तो वो परमानेंट रहें। ऐसा नहीं है कि 3-4 दिन उसको फॉलो किया और चौथे 5वें दिन जा कर के वो चीज़ बंद हो गई। ठीक है, उसमें स्थायी विकास हो जो कि डिज़ायर्ड है, जिस दिशा में होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम कि किस तरीके से ये स्थायी विकास में हेल्प करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एजुकेशन जो है वो हमारे पास में 3 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, टीचर, स्टूडेंट और साथ में जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उसके ऊपर। ठीक है, तो अब हमारे पास में सारी चीज़ों को कंट्रोल करने वाला है इन चीज़ों में टीचर। ठीक है, टीचर के हाथ में कंट्रोल होता है। ओके, तो टीचर जो है वो उसको बेटर कंट्रोल कर पाता है क्लासरूम को, या फिर जहाँ पर भी वो बच्चों को लेकर के जाता है, और उसमें 3 चीज़ों को वो अच्छे से कंट्रोल कर पाता है अगर उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी का नॉलेज अच्छे से है। सबसे पहला है लर्नर, यानी कि स्टूडेंट को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर पाएगा, अपनी बात को अच्छे से समझा पाएगा, उसको समझ पाएगा, तो वो लर्नर को कंट्रोल कर पाएगा। दूसरा, लर्निंग एनवायरनमेंट को वो कंट्रोल कर सकता है अगर उसकी मैथडोलॉजी जो है वो बहुत अच्छी है। तीसरा है लर्निंग सिचुएशन, कि उस तरीके का उनको वातावरण दे पाएगा जिसमें कि उनका बेस्ट पॉसिबल डेवलपमेंट जो है वो हो सके, या किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के उनकी अच्छी बिल्डिंग हो सके। ठीक है, इसमें हम टीचर जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या सीखता है। सबसे पहला, उसको डेवलपमेंटल स्टेजेस का जो है वो नॉलेज होता है, जिसके बेसिस पर वो करिकुलम सेट कर सकता है, एम्स सेट कर सकता है कि किस एज में बच्चे को कितना नॉलेज जो है वो दिया जा सकता है और किस तरीके से उसमें जो है वो बेस्ट जो है वो हम डिज़ायर्ड आउटकम्स ला सकते हैं। दूसरा है कि वो पर्सनैलिटीज़ की स्टडी कर पाता है। इसमें कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई एम्बीवर्ट है। ठीक है, तो उन सब का अध्ययन इसमें जो है वो किया जा सकता है। मैथड्स, ठीक है, कौन सा टीचिंग मेथड कौन सी सब्जेक्ट के लिए, कौन से टॉपिक के लिए अच्छा रहेगा। इवैल्यूएशन के लिए हमारे पास में जैसे 360 डिग्री का आजकल चल पड़ा है न्यू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर। ठीक है, तो इस तरीके से ऑल राउंड इवैल्यूएशन किस तरीके से करनी है। ठीक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग किस तरीके से करनी है, मेंटल हेल्थ बच्चों की किस तरीके से चेक की जाए, और अगर उसमें कुछ कमी है, कमी पेशी है, तो उसको किस तरीके से जो है वो सुधारा जाए या ठीक किया जाए। ग्रुप डायनामिक्स, यानी कि जो हमारे पास में ग्रुप है, क्लास का है, उसकी दिशा किस तरफ है। ठीक है, वो किस दिशा में जा रहा है, अगर उसको चेंज करने की ज़रूरत है तो किस तरीके से उसका अध्ययन किया जाए, किस तरीके से उसको जो है वो डिज़ायर्ड दिशा में लेकर के आया जाए। दैन एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, जैसे कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में हमारे पास में बहुत से बच्चे आ जाते हैं, जैसे कि माल एडजस्टेड हो गया, फिर उसके बाद में गिफ्टेड चिल्ड्रन हो गया, प्रॉब्लमेटिक हो गया। ठीक है, क्रिमिनल नेचर के बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का अध्ययन इसमें किया जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कि किसी भी बच्चे की परफॉर्मेंस है उसमें बहुत से रोल्स प्ले किए जाते हैं, और उनका इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अध्ययन अगर हम करते हैं तो उस तरीके से हम मैथडोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं, उस तरीके के एम्स जो है उन पर्टिकुलर बच्चों के लिए रख सकते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशनल प्रॉब्लम्स का अध्ययन टीचर अच्छे से कर पाता है और बच्चों को मोटिवेट कर पाता है। ठीक है, और इसी के साथ में उनको जो है वो डायग्नोस्टिक टीचिंग भी दे पाता है।
अब बात करते हैं मेथड्स की, डिफरेंट मेथड्स जो इसमें यूज़ होते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के फील्ड में। सबसे पहला तो आ जाता है ऑब्जर्वेशन मेथड, जो कि सबसे पुराना मेथड है, ठीक है, प्राचीन समय से चला आ रहा है। और प्राचीन समय में इसको जो है वो बायोग्राफिकल मेथड के अंतर्गत लाया जाता था, जिसमें कि अध्ययन विधि चरित्र लेखन जो है वो अध्यापकों के द्वारा किया जाता था। वो क्या करते थे कि मतलब रिकॉर्ड रखते थे, बच्चों का व्यवहार किस दिशा में है, क्या वो कर रहा है, किस तरीके के वो उत्तर दे रहा है, सुबह से लेकर के शाम तक उसकी जो गतिविधियाँ हैं उसके बेसिस पर उसका चरित्र लेखन जो है वो किया जाता था, ठीक है। इसको बायोग्राफिकल मेथड बोलते थे। ऑब्जर्वेशन मेथड के अदर नेम्स हैं अवलोकन विधि या फिर निरीक्षण विधि, ठीक है। तो टू ऑब्जर्व इसके अंडर जो है वो मेन एक्टिविटी रहती है। और ऑब्जर्वेशन में हमारी आइज़ का यूज़ जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें चीज़ों को अच्छे से देखना होता है, उनकी क्रोनोलॉजी, कौन सी चीज़ किस समय पे हुई, ठीक है, और क्यों हुई, उन सब का अवलोकन जो है वो इसके अंतर्गत किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है और उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, इसमें एक्सटर्नल बिहेवियर, यानी कि जब हम देखेंगे तो हमें किसी भी व्यक्ति का बाह्य व्यवहार ही नज़र आएगा जो हमें वो प्रदर्शित कर रहा है। उस व्यवहार के थ्रू हम उसकी सोच का पता लगाते हैं, उसकी मानसिकता का पता लगाते हैं और साथ ही साथ उसके पर्सनैलिटी टाइप का पता लगाते हैं, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन मेथड के अंतर्गत किया जाता है। बात करें इसके टाइप्स की, तो इसमें जो है वो हमारे पास में प्लान्ड हो सकता है या मास हो सकता है, ठीक है। यानी कि प्लान इन द सेंस कि कई बार जो है वो चीज़ें पहले से प्लान होती है कि हमें किस चीज़ के बारे में ऑब्जर्व करना है, पर्टिकुलर विषय, और उसके अंतर्गत भी हमें क्या क्या ऑब्जर्व करना है वो पहले से ही तय होता है। मास ऑब्जर्वेशन में क्या होता है हमारे पास में कि ग्रुप का स्टडी किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है ग्रुप को, ठीक है। अब बात करते हैं जो इसके बेसिक टाइप्स हैं उनके बारे में, ठीक है। ये अदर टाइप्स थे, अब बेसिक टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे पास में फॉर्मल ऑब्जर्वेशन, यानी कि औपचारिक निरीक्षण, ठीक है। फॉर्मल वर्ड से ही पता चलता है जहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ होंगी, यानी कि सारा का सारा एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड होगा, क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है, कितनी करनी है, उसके बारे में हमें पता चलेगा, ठीक है। अब फॉर्मल ऑब्जर्वेशन की एक कमी रहती है, ठीक है, और कुछ एक उसके बेनिफिट्स भी रहते हैं। बेनिफिट्स उसके ये रहते हैं कि पहले से ही कंट्रोल्ड है, हमें पहले से पता है कि क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है, तो हम अननेसेसरी इररिलेवेंट डाटा को जो कलेक्ट करने से बच जाते हैं, टाइम हमारा बच जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर हमारे पास में दूसरा जो इसके पास में डिमेरिट है इसकी, वो ये है कि जब हमारे पास में फॉर्मल ऑब्जर्वेशन चलती है तो सारे के सारे जो है वो अवेयर हो जाते हैं कि हमारी जो है वो अभी निरीक्षण चल रही है, तो उस हिसाब से वो अपना जैसा उनका रियलिस्टिक बिहेवियर है उसको छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, तो रियल बिहेवियर जो वो सामने नहीं आ पाता है। दूसरा आता है इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इनफॉर्मल जैसे कि शब्दों से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ नाम की चीज़ नहीं होगी, ठीक है, एक अनकंट्रोल्ड वे में जो है जिसको कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन मेथड की जो हमारे पास में सबसे बड़ी मेरिट रहती है वो ये रहती है कि क्योंकि ये हमारे पास में अनकंट्रोल्ड है तो हम रियलिस्टिक बिहेवियर को देख पाते हैं। लेकिन इसकी डीमेरिट ये रहती है कि क्योंकि हमें जो है इसमें सब कुछ ही इकट्ठा ही देखना पड़ता है, तो हमारे पास में जो क्या बोलते हैं रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसके चांसेस कम हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अननेसेसरी डाटा जो है वो कलेक्ट होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट चीज़ें नहीं होंगी। इनफॉर्मल में वो व्यक्ति जो हमारे पास में डिज़ायर्ड चीज़ें हैं उसका अवलोकन जो है वो हम कभी कभी ही कर पाते हैं, हर टाइम वो उसी सिचुएशन में होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जिसमें कि सहभागी निरीक्षण जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर होता है वो क्या होता है कि ग्रुप का पार्ट होता है, ठीक है, वो उसका पार्टिसिपेंट बनता है जो भी एक्टिविटी चल रही है, और उसके बीच में रह करके एक एक व्यक्ति या जिस व्यक्ति के ऊपर उसने फोकस करना है, टारगेट व्यक्ति है, उसके नज़दीक जा कर के उसकी बातों को जो है वो ऑब्जर्व कर पाता है कि उसकी असल में सोच क्या है, वो क्या चीज़ें करता है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा होता है कि जो जब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन चलती है तो मोस्टली क्या होता है कि लोग अपनी अच्छी छवि बनाने के चक्कर में फिर से चीज़ों को छुपाते हैं, और या फिर अगर वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो है वो इमोशनली कनेक्ट कर जाते हैं। तो रियलिस्टिक अगर चीज़ों में कुछ गड़बड़ है तो उसको छुपाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर हो सकती है, ये इसकी डिमेरिट रहती है, ठीक है। लेकिन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की मेरिट ये भी रहती है कि हमें उसकी बड़ी गूढ़ चीज़ों के बारे में भी पता चल जाता है, ठीक है, यानी कि उसकी बड़ी डीप चीज़ों के बारे में पता चल जाता है जो कि हम बाहर रह करके शायद ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ठीक है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इसको असहभागी निरीक्षण के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि जो ऑब्जर्वर है वो बाहर रह कर के निरीक्षण करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें उसके पास में डाटा रेलिवेंट आएगा, ठीक है, लेकिन उसमें जो है वो बड़ी डीप चीज़ों को वो नहीं समझ पाएगा। जो वो पार्टिसिपेंट दिखाएगा वही उसके पास में जो है वो डाटा कलेक्ट हो पाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जिसका नाम है इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार विधि। अभी रिसेंटली केवी के इंटरव्यूज़ होंगे, ठीक है, एचएएस, आईएएस, अलग अलग फील्ड्स में जो इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं, जिनको साक्षात्कार विधि के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम इंटरव्यू टर्म को डिवाइड करें, ठीक है, ब्रेक करें, तो ये 2 टर्म्स के साथ में मिल करके बना है, इंटर एंड व्यू। इंटर का मतलब होता है इंटरनल, यानी कि आंतरिक, जो कुछ भी हैं, ठीक है, आंतरिक रूप से, यानी कि हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय से हम जो कुछ भी हैं वो सब कुछ। और व्यू का मतलब है उसका अवलोकन करना, ठीक है, यानी कि हमारे पास में जो कुछ भी आंतरिक रूप से हम हैं उसको देख पाना, उसका एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसका आकलन करना, उसको बोलते हैं इंटरव्यू मेथड, यानी कि साक्षात्कार विधि। इसमें होता क्या है कि कम से कम 2 इंसान चाहिए, एक इंटरव्यूई और एक इंटरव्यूअर, ठीक है, यानी कि जिसका हमें साक्षात्कार लेना है, ठीक है, इंटरव्यू कंडक्ट करना है, और दूसरा इंटरव्यू लेने वाला, ठीक है। इंटरेक्शन के पैटर्न पर ये बेस्ड होता है, यानी कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो हमारे पास में इंटरव्यूअर पूछेगा और इंटरव्यू उसके आंसर देगा, ठीक है। फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, जिसमें कि हम हाव भाव और साथ में जिस तरीके से जवाब दिया जा रहा है, कितना कॉन्फिडेंस है, बहुत सी चीज़ों का अवलोकन कर पाते हैं, ठीक है। और इसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, पर्पस बेस्ड होता है कि हमें इंटरव्यू क्यों कंडक्ट करवाना है, किसी चीज़ के लिए सिलेक्शन करनी है या कोई और बात है, उसके लिए इंटरव्यू मेथड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। बात करें कि इसमें होता क्या क्या है, इसमें ऑब्जर्वेशन होती है हर एक चीज़ की, हाव भाव से लेकर के आपकी एंट्री से लेकर के क्वेश्चंस का आंसर किस तरीके से दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है क्वेश्चनियर, कि आपसे जो है वो एक रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से आप उनका आंसर देते हैं, उन सब का डाटा कलेक्ट करके जो है वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। बात करें इसके टाइप्स की, तो इसके टाइप्स जो है वो हमारे पास में बेसिकली देखा जाए तो 2 तरह के हो सकते हैं, कि पर्सनल हो सकता है या ग्रुप हो सकता है, ठीक है। यानी कि अगर एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जा रहा है तो वो पर्सनल इंटरव्यू है, लेकिन अगर आप ग्रुप में कंडक्ट करवा रहे हैं, नंबर ऑफ़ मेंबर्स के बेसिस पर अगर ज़्यादा मेंबर्स हैं तो वो ग्रुप इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में प्लान्ड हो सकता है, कि यानी कि पहले से हमारे पास में दिमाग में स्ट्रक्चर है कि हमें क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, उसको फॉर्मल भी बोल सकते हैं, फॉर्मेलिटीज़ होंगी वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में दूसरा होता है अनप्लैंड, कि हम कोई क्वेश्चंस का सेटअप तैयार करके नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन है, जिस तरीके का हमें मेंटल लेवल लग रहा है, उस तरीके से हम जो है वो अनप्लैंड क्वेश्चंस जो है वो उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट जो है वो पूछेंगे, ठीक है। इसको इनफॉर्मल मेथड भी बोलते हैं ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस के बेसिस पर, ठीक है, हमारे पास में 3 तरह के होते हैं, डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट एंड रिसर्च। डायग्नोस्टिक इंटरव्यू जो है हमारे पास में बेसिकली एजुकेशन की फील्ड में भी यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि कुछ बच्चे हैं किसी कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चों का डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया जाता है, और उसमें क्या होता है कि बच्चों की प्रॉब्लम को जो है वो समझा जाता है कि क्या दिक्कत आ रही है उनको समझने में, और उस तरीके से उनको डायग्नोस्टिक आगे टीचिंग दी जाती है, ठीक है, यानी कि उनको डायग्नोस्टिक निदानात्मक शिक्षण जो है उनको दिया जाता है। दूसरा आता है ट्रीटमेंट इंटरव्यू, ठीक है, जिसमें कि किसी बच्चे की कोई बीमारी है, ओके, किसी बच्चे को ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई मतलब दोष है, कोई बीमारी है, या किसी बात की वजह से वो परेशान है, तो उस चीज़ का पता लगाया जाता है, और उसके बाद में क्या होता है कि हमारे पास में उसका इलाज करवाया जाता है। नेक्स्ट आता है रिसर्च इंटरव्यू, ठीक है, तो रिसर्च में हम किसी न किसी टॉपिक को लेकर के रिसर्च कर सकते हैं, और उसके ऊपर जो है वो किसी ग्रुप में क्वेश्चनिंग हो सकती है, कि अगर कोई पॉलिसी आई है तो उसको लेकर के उनके विचार क्या हैं, उनके बारे में हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मैथडोलॉजी के बेसिस पर, तो मैथड के आधार पर हमारे पास में 3 तरह का इंटरव्यू होता है। सबसे पहला है नॉन डायरेक्टिव, ठीक है, यानी कि अनिर्देशित, ठीक है, जिसमें कि हमारे पास में निर्देश जो है वो कोई नहीं दिया गया होगा। दूसरा आता है फोकस्ड इंटरव्यू, जिसका फोकस या पिन पॉइंट जो है वो कोई पर्टिकुलर विषय होगा, कि हमें इस चीज़ के ऊपर जो वो अध्ययन करना है, ठीक है। तो इसके फोकस्ड इंटरव्यू की अगर मैं बात करूँ तो 18वीं शताब्दी में रॉबर्ट मैट्रोन और कैंडल ने, ठीक है, फोकस्ड इंटरव्यू का प्रयोग किया था। किस चीज़ के लिए प्रयोग किया था, वो इफेक्ट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि हमारे पास में जो हमारे पास में संचार के जो साधन हैं उनका जो है वो मानव जाति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके ऊपर अध्ययन करने के लिए उन्होंने फोकस्ड इंटरव्यू टेक्निक का इस्तेमाल किया था। तीसरा है रिपीटेटिव इंटरव्यू, जिसमें कि हम क्या होता है कि जैसे कि कुछ एक
टाइम के बाद में हम सर्वे के लिए जो वो रिपीटेशन में जो सेम क्वेश्चंस पूछते हैं कि अब जो है वो लोगों के ऊपर लोगों की मानसिकता के ऊपर पर्टिकुलर चीज़ का क्या प्रभाव पड़ रहा है, आज के टाइम पे वो चीज़ कैसी है, पहले कैसी थी। तो वो रिपीटेशन में क्वेश्चंस चलते हैं, कुछ कुछ टाइम के बाद में उनको रिपीट किया जाता है, ठीक है। और सेम जैसे क्वेश्चन जो है वो अलग अलग मेंबर से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें केस स्टडी मेथड जो है वो तीसरा मेथड जो है वो व्यक्तिवृत्त व्यक्ति अध्ययन विधि जो है वो हम इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है। इसका मेनली यूज़ किया जाता है ताकि हम जैसे कि केस स्टडी मेथड है, नाम से ही पता चल रहा है, व्यक्तिवृत्त व्यक्ति अध्ययन, ठीक है, यानी कि व्यक्ति के इर्द गिर्द व्यक्ति का अध्ययन करना, ठीक है। इसको अदर नेम दिया जाता है केस हिस्ट्री मेथड, यानी कि उसकी हिस्ट्री के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेके आना, उसकी स्टडी करना, किसी केस की स्टडी करना, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि कोई लॉयर है, ठीक है, उसके पास में कोई केस आता है, ओके। कोई केस आएगा तो वो क्या करेगा, जिस व्यक्ति से वो संबंधित है, जिस घटना से वो संबंधित है, उसकी हिस्ट्री को पता करेगा, उसकी क्रोनोलॉजी को पता करेगा, उसकी डिटेल स्टडी करेगा कि कौन कौन से मेंबर्स इससे रिलेटेड है। देन वो उसको जो है वो वहाँ पर परफॉर्म कर पाएगा कि क्या चीज़ें हैं, उनका आकलन कर पाएगा, ठीक है। तो केस स्टडी मेथड में क्या होता है कि हमारे पास में डिटेल्ड सीक्वेंस्ड, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री की स्टडी जो है वो की जाती है, या तो किसी वो इवेंट से रिलेटेड हो सकती है, या किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो सकती है, और उसके एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। तो 2.5 वर्ष के बच्चों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास का अध्ययन इसके तहत जो है वो 18वीं शताब्दी में किया गया था। किसके द्वारा? टाइडमैन के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव रहते हैं ट्रीटमेंट करना, ठीक है। मान लीजिए कि कोई बीमार है, ठीक है, तो उसका व्यवहार जो है, व्यवहार के द्वारा पता लगाना कि उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है मानसिक रूप से, ठीक है, और उसका फिर उपचार उसको प्रदान करना। निदानात्मक यानी कि डायग्नोस्टिक, यानी कि जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं वो किस वजह से, किन परिस्थितियों की वजह से किसी चीज़ को नहीं सीख पा रहे हैं, ठीक है, डायग्नोस्टिक इसका जो है वो ऑब्जेक्टिव रहता है। तीसरा है शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन करना, ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। अब बात करते हैं कि इनका यूज़ किस किस चीज़ के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका यूज़ किया जा सकता है माल एडजस्टेड चिल्ड्रंस के लिए, कुसमायोजित बच्चों के ऊपर कि वो क्यों इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं। दूसरा है गिफ्टेड चिल्ड्रंस के लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के लिए, असाधारण योग्यता वाले बच्चों के लिए, प्रॉब्लमैटिक चिल्ड्रन के लिए यानी कि समस्यात्मक बालकों के लिए, बैकवर्ड चिल्ड्रन के लिए, पिछड़े और मंद गति से जो विकसित बच्चे हैं उनका अध्ययन करने के लिए, और इन सबको ट्रीटमेंट प्रदान करने के लिए, या फिर इनको सबको जो है वो डायग्नोस्टिक टीचिंग प्रदान करने के लिए, ठीक है। इसी के तहत जो हमारे पास में क्लिनिकल मेथड भी आता है, जिसमें कि हम उपचारात्मक जो विधि है उसको प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। जब हम केस स्टडी कर पाते हैं तो उसके बाद में हम क्लिनिकल मेथड यानी कि उसका उपचार करते हैं, तो उसको हम उपचारात्मक विधि जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होता है कि प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में अलग अलग नेशनल पॉलिसीज़ आती हैं, बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ अभियान चलाए जाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें की जाती हैं, तो उनको एक्सपेरिमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। किसी ग्रुप के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर किया जा सकता है ये, ठीक है। तो इन प्रयोगों को एक्सपेरिमेंटल मेथड कहते हैं। नेक्स्ट आता है सर्वे मेथड, ठीक है, सर्वेक्षण विधि इसको बोलते हैं। तो सर्वे जब जो है वो कुछ एक टाइम पीरियड के बाद में किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक्सपेरिमेंट किया गया, मान लो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लगा दी गई, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर दी गई, तो इसके 3-4 साल के बाद में इसके रिजल्ट्स देखे जाएंगे कि अब जो है वो बच्चों की स्थिति क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है, तो उसको सर्वे मेथड बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चनियर एक रखा जाता है जिसमें कि लोगों को अपने विचार रखने होते हैं उस मेथड के लिए या उस पॉलिसी के लिए। दूसरा है इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। इंटरव्यू इन द सेंस कि जो उस फील्ड से रिलेटेड इंसान हैं उनके उसके लेकर के विचार क्या है, ठीक है। ये सर्वे मेथड के तहत जो होता है। तो ये थे हमारे पास में मेथड जो हम टीचिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी में यूज़ करते हैं, और कई बार जो है वो पेपर में पूछ लिए जाते हैं, और पूछे किस तरीके से जाते हैं कि इसका टाइप कौन कौन से हैं, या किसी टाइप में जो है वो कौन सी चीज़ जो है वो होती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जैसे कि आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास में जैसे कि हमने पढ़ा ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में, तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, ठीक है, इनमें से कौन सी स्थिति जो है वो पाई जाती है, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको पार्टिसिपेंट मेथड के बारे में या ऑब्जर्वेशन के बारे में पता होगा तो आप उसके बारे में लिख पाएंगे। और कई बार उसकी डिमेरिट पूछी जाती है, तो डिमेरिट्स के बारे में भी आपको कुछ आइडिया होगा तो आप उसके बारे में टिक कर पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड। कल के दिन में हम कवर करेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर को।
जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आई होप आप वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि कमेंट बॉक्स के पिंड कमेंट में डाल दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अदरवाइज़ आप सिंपली RS कॉर्नर पे जा कर के CDP बाय रिया सेक्शन को ओपन कीजिएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं 2 वीडियोस आज की वीडियो को मिला कर के कवर हो गई है। इसके अलावा हमने हिमाचल प्रदेश का ऊना डिस्ट्रिक्ट कवर किया है और साथ में हिंदी का फर्स्ट चैप्टर कवर किया है। जल्द ही मैं हिंदी का सेकेंड चैप्टर लेकर के आऊँगी, ठीक है। और स्टे ट्यून, बाय बाय।